हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो, कल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एग्जाम है फ्रॉम डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड यूनिट वाइज आई एम कंप्लीटिंग मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चंस। सो यूनिट 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस है। अगर आप इन तीनों भी क्वेश्चंस को पढ़ लो तो आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में एंड दीज आंसर्स आर वेरी इजी। सो लेट्स बिगिन। Question number 1. Define joint stock company. Explain features, advantages and disadvantages. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक तरह का बिजनेस होता है जिसमें मल्टीपल ओनर्स होते हैं जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये बिजनेस में शेयर्स खरीदते हैं और इस तरह ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और ये प्रूव होता है कि ये अब ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि सेपरेट लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके खुद के राइट्स होते हैं और ये खुद से चल भी सकती है, यानी कि ये लोगों से अलग होती है, डिस्टेंट फ्रॉम द पीपल हु ओन इट। अब फीचर्स क्या है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के, यानी कि इसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, ओनरशिप थ्रू शेयर्स। लोग एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स खरीद कर और जो टोटल वैल्यू होती है सारे शेयर्स की वो मिलाकर बनता है कंपनी का कैपिटल, यानी कि कंपनी का पैसा जो कंपनी में लगाया गया है। सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके पैसे के लिए जो उन लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर कंपनी में लॉस होता है या फिर डेट्स है, यानी कि कर्जे में है कंपनी, तब जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है इन शेयर होल्डर्स की वो प्रोटेक्टेड रहती है। थर्ड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अपने ओनर्स से डिफरेंट होती है, अलग होती है। कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है या फिर कोई उस पर केस भी कर सकता है। इट कैन बी सूड। फोर्थ वन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। चाहे किसी कंपनी के ओनर्स मर जाएं, रिटायर हो जाएं या फिर बदल जाएं, कंपनी जो है वो चलती रहती है, वो डिपेंड नहीं करती किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, उसे कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फिफ्थ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स बड़ी ही आसानी से बेचते हैं, खरीदते हैं शेयर्स को, जिससे आसानी हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। शेयर्स मीन्स इजीली एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर तक शेयर्स पहुंच जाते हैं। अब फायदे क्या है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। किसी भी ओनर या शेयर होल्डर की जो पर्सनल दौलत होती है, वेल्थ होती है, वो सेफ रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, यानी कि बिल्कुल भी पैसा नहीं होता उसके पास, तो शेयर होल्डर्स का वही पैसा डूबता है जो कि उन्होंने कंपनी में लगाया है। उनकी पर्सनल कोई दौलत है तो वो नहीं डूबती। सेकेंड इज एबिलिटी टू रेज फंड्स। कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती है अगर वो हाई प्राइस के लिए पब्लिक में शेयर्स को बेच दे। इस तरह जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को, कंपनी को एक्सपैंड कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट्स में। थर्ड इज एक्सपर्ट मैनेजमेंट। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमेशा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स को रखा जाता है जो कि बिजनेस को रन करते हैं, ताकि प्रोफेशनली कंपनी को, बिजनेस को लीडरशिप मिल सके। फोर्थ इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को दूसरों को बेच देते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है शेयर्स की, एंड लिक्विडिटी कि किस तरह वन शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर तक शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। लास्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एज आई टोल्ड यू, कंपनी खत्म नहीं होती अगर उसके शेयर होल्डर्स बदल जाएं। इससे कंपनी का जो प्लान है वो लंबे समय के लिए स्टेबल होता है, यानी कि आने वाले कई सालों तक कंपनी जो है फेस नहीं करती कोई भी इशू या प्रॉब्लम। डिसएडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसके क्या नुकसान हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली सेटअप। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने के लिए बहुत सारा लीगल पेपर वर्क होना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और कंप्लायंस की ज़रूरत होती है, यानी कि रूल्स को फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। सेकेंड इज लैक ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल फॉर शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कंट्रोल नहीं करते और मैनेजमेंट हमेशा शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं चलती। थर्ड पॉइंट, डबल टैक्सेशन। एक कंपनी खुद ही अपने टैक्सेस को पे करती है उसके प्रॉफिट्स में से, लेकिन शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना होता है जितने भी डिविडेंड्स उन्हें रिसीव होते हैं उसमें से। डिविडेंड एक हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो कि हर शेयर होल्डर को जाता है जो भी कंपनी कमाती है उसमें से।
फोर्थ पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, हमेशा दोनों के गोल्स सेम नहीं होते, लेकिन दोनों भी अपने कंपनीज को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, यानी कि बहस होती है दोनों में। फिफ्थ इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जरूरी है कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज स्ट्रिक्टली फॉलो करें रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और जिसकी वजह से वक्त बहुत वेस्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कंपनी प्रमोशन, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। तो एक कंपनी प्रमोशन क्या होता है? कंपनी प्रमोशन यानी कि वो एक्शंस जो कि एक कंपनी लेती है ताकि वो लोगों को अपने प्रोडक्ट्स सर्विसेज के बारे में बता सके, उन्हें एनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके और याद दिला सके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। जैसे कि एक कंपनी एड्स देती है, स्पेशल डील्स करती है, न्यूज़ चैनल्स पर अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और डायरेक्टली लोगों को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। ये सारे एक्शंस करने से होता ये है कि लोगों को मदद मिलती है कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जाने, और लोग मोटिवेट भी होते हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। अब क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से प्रोडक्ट जो है वो सही लोगों तक पहुंचता है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में सबसे पहले प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। एक कंपनी अपना काम करती है लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट को, उनको जानकारी देती है, उन्हें सिखाती है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। इस स्टेज पर प्रमोशन जो है वो टीवी पर होता है, सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर होता है ताकि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मार्टफोन का एडवर्टाइजमेंट चलता है टीवी पर, ऑनलाइन, स्टोर्स में, और लोगों का अटेंशन इस पर जाता है। सेकेंड इज ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज पर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट एक्सेप्ट कर लेती है और उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर कंपनी और प्रमोशंस करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ये प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स बताते हैं ताकि प्रोडक्ट क्यों बेहतर है बाकी प्रोडक्ट से जो कि इसके जैसे है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉपुलर क्लोथिंग ब्रांड जो है वो डिस्काउंट्स देती है, स्पेशल डील्स करती है ताकि वो और कस्टमर्स को बढ़ा सके, उसकी सेल्स को बढ़ा सके। थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज पर जो प्रोडक्ट है वो हर कोई जानता है उसके बारे में, और जिसको खरीदना था वो ऑलरेडी खरीद भी चुका है इस प्रोडक्ट को। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड कंपनीज जो है वो प्रमोशंस का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को मेंटेन कर सकें और सेल्स को भी। इसमें कंपनी जो है वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स करती है, प्राइजेस को कट करती है या फिर स्पेशल ऑफर्स देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्ट ड्रिंक की जो कंपनी है वो बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर देती है ताकि कस्टमर्स इंटरेस्टेड रहे और बार बार आके प्रोडक्ट को खरीदे। फोर्थ स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। ये लास्ट स्टेज होता है। इस स्टेज में लोगों का इंटरेस्ट प्रोडक्ट में कम हो जाता है और सेल्स नीचे गिर जाती है। इस स्टेज पर कंपनीज जो है वो प्रमोशंस भी रोक देती हैं और ऑफर देना भी बंद कर देती हैं, और जितना भी उस प्रोडक्ट का बचा हुआ स्टॉक है उसे बेच दिया जाता है नए प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है प्राइस कम कर देती है पुराने मॉडल का ताकि वो उसे कम्प्लीटली बेच सके और नया मॉडल को रिलीज कर सके। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखना कि प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मार्केटिंग का, एंड वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस जो एक प्रोडक्ट की जिंदगी में आते हैं। हर स्टेज पर अलग टाइप का प्रमोशन ज़रूरी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि प्रोडक्ट पॉपुलर रहे और कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट में, यानी कि दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ स्टैंड स्ट्रॉन्ग करे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इट्स कंटेंट्स। सो आपको तीनों भी क्वेश्चंस पढ़ने होंगे ये बिट में, तब आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है एक कंपनी को खोलने के लिए। ये डिस्क्राइब करती है कंपनी की रिलेशनशिप बाहर की दुनिया के साथ और एक्सप्लेन करती है कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है खोलने का, उसके पास क्या पावर्स है और क्या स्कोप है उसके एक्टिविटीज़ का, क्या एक्टिविटीज़ होंगे इस कंपनी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को किसी भी कंपनी को रजिस्टर कराते वक्त। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि इस लीगल डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ नेम क्लॉज। नेम क्लॉज यानी कि कंपनी का नाम जो है वो लिखा जाना चाहिए और सबसे डिफरेंट होना चाहिए बाकी उन कंपनीज से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो नेम शुड बी यूनिक। एक प्राइवेट कंपनी के लिए नाम जो है वो एंड होना चाहिए लिमिटेड से और एलटीडी से,
और एक पब्लिक कंपनी के लिए नाम एंड होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड और पीएलसी से। थर्ड इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इस क्लॉज में एड्रेस लिखा जाता है कंपनी के ऑफिशियल ऑफिस का। ये क्लॉज बताता है कि ऑफिशियली कंपनी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ये मदद करती है गवर्नमेंट की और पब्लिक की ये जानने में कि एक्चुअली में फिजिकल लोकेशन कहाँ है, सारे लीगल मैटर्स और पर्पसेस के लिए। थर्ड इज ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ये ऑब्जेक्ट्स क्लॉज एक्सप्लेन करता है कि कंपनी क्या करेगी। इसमें कंपनी के मेन एक्टिविटीज़ या फिर पर्पस लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, क्या सर्विसेज को ऑफर करेगी या फिर किन बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज करेगी। ये क्लॉज क्लियरली समझने में मदद करता है कि कंपनी को क्या अलाउड है करना। फोर्थ इज लायबिलिटी क्लॉज। इसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो लिखी जाती है। ये डिफाइन करता है कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड। लायबिलिटी का मतलब होता है लीगल जिम्मेदारी या फिर कर्जा, तो वो लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड। एक लिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है सिर्फ उस अमाउंट तक जो कि शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में या फिर जो कि वो प्रॉमिस करते हैं कि वो पे करेंगे। इससे प्रोटेक्शन मिलती है शेयर होल्डर्स को कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में उससे ज़्यादा उनका कुछ भी लॉस ना हो। फिफ्थ इज कैपिटल क्लॉज। इसमें कंपनी का कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है यानी कि कितना पैसा कंपनी में है उसके बारे में लिखा जाता है। ये वो टोटल अमाउंट होता है जो कि शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में। इसमें कंपनी में कितने शेयर्स है उनका टोटल नंबर लिखा जाता है और कितने इशू किए हैं और कितने शेयर्स की कितनी वैल्यू है ये भी लिखा जाता है। लास्ट क्लॉज इज एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इस क्लॉज में एक डिक्लेरेशन होता है जो कि फाउंडर्स ऑफ कंपनी लिखते हैं यानी कि ओनर्स या फिर जिन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया है। फाउंडर्स अग्री करते हैं कि हम मिलकर कंपनी को फॉर्म करेंगे और अग्री करते हैं इस बात से कि वो एटलीस्ट एक शेयर कंपनी में खरीदेंगे। ये आंसर 15 मार्क्स का है तो इसमें कंक्लूजन भी मेंशन करना आप कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है कंपनी के स्ट्रक्चर को, उसके पर्पस को और उसके पावर्स को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि कंपनी के जो गोल्स हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड हो एंड कंपनी जो है सारे लीगल स्टेप्स को फॉलो करे और प्रॉपर्ली रजिस्टर हो। और इस डॉक्यूमेंट के बगैर ऑफिशियली एक कंपनी फॉर्म नहीं की जा सकती।